अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान फयाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन। नाज़रीन, हमने 2 प्रोग्राम लगाए और आपने उनको बेहद पसंद किया। अब आप चाहते हैं कि एक ही शख्सियत हमारे चैनल पर जो है वो बरजमान रहे। हम भी ये चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जितने से ज़्यादा एपिसोड उनके साथ कर सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात जो है वो आप तक पहुंचा सकें, ये करते रहें। तो जनाब, आप पहचान ही गए हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। जनाब मियाँ अबूज़र शाद साहब की बात कर रहा हूँ, जो लाहौर चैम्बर के साबिक सदर है। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें उनकी क्रेडिट लाइन पर हैं, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो तर्जुमान हैं अवाम के। मैं ये कहता हूँ कि वो अवाम तर्जुमान है, और जिस तरह से इस वक्त अवाम की तर्जमानी मियाँ अबूज़र साहब कर रहे हैं शायद कोई भी नहीं कर रहा, और इसी वजह से आप भी उन्हें पसंद करते हैं और आप भी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बात करें, ताकि आपकी जो भड़ास है वो अवाम तक पहुँचे। क्योंकि आपको लगता है कि जो वो बातें कर रहे हैं वो बातें भी आपकी हैं, लहजा भी आपका है और तर्जमानी भी आपकी हो रही है, और एक ऐसा शख्स है जिसको ना वोटों की लालच है, ना किसी और चीज़ की लालच है, ना नोटों की लालच है। तो वो शख्सियत जब बैठ के आपकी बात करती है तो यकीनन आपको अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। तो जनाब, ये जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई का महीना वैसे तो बड़ा ही तारीख़ी अहमियत रखता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ आज मैंने आपको बतानी है। वो ये बतानी है कि इस तारीख़ी शख्सियत मियाँ अबूज़र शाद साहब की, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो अपने ज़माने के अंदर, इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और जो लोग सदियों तक याद रखे जाते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह अभी बड़ा लंबा अरसा वैसे ही इन्होंने हमारे साथ रहना है और याद रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो ऐसी शख्सियात होती है वो सदियों याद रखी जाती हैं। उनका काम बोलता रहता है, उनका काम जाहिर सी ऑथर जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनका काम जो लिखा हुआ है, उसके अलावा जो कुछ वो इस मुल्क के लिए कर चुके हैं अब तक, अभी ज़िंदगी में और भी बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन जो कुछ अब तक कर चुके हैं वो याद रखा जाएगा। बड़ा ही काबिल तहसीन है। इनकी भी बर्थडे है इस महीने के अंदर, ये बड़ी खुशखबरी है। तो मियाँ साहब, 17 जुलाई को माशाल्लाह आपकी बर्थडे आ रही है, तो हमारी तरफ से और हमारे नाजरीन की तरफ से आपको एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच जी, ऑल ऑफ यू। तो आप जो है इसी तरह जीते रहें, इसी तरह से हमारी आवाज़ बनते रहें, आवाम की आवाज़ बनते रहें, और इन हुक्मरानों को जो है वो आप लताड़ते रहें। एक तो ये तारीखी वाक़या हो गया जिस पर आपको बहुत सारी जो है वो नेक तमन्नाएं आपके लिए, बहुत सारी आपके लिए जो है वो दुआएं। इसके साथ साथ एक और भी मुबारक बनती है आपकी, और वो मुबारक ये है कि आपने 50 करोड़ व्यूज़ का एक जो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बड़े बड़े सियासतदान थे, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी, उनको बड़ा भरम था कि जी हमारे व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा, हमारी टीआरपी बहुत ज़्यादा है। बड़ा जो है वो लोग कहते थे जी कि फ़लाँ शख्स के अलावा तो किसी को कोई सुनता नहीं है। लेकिन मियाँ अबूज़र शाद ने वो सारी बातें जो हैं वो गलत साबित करके ये एक 50 करोड़ का जो रिकॉर्ड कायम किया है, ये यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखता है आज के दिन में। और यही वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लोग कहते हैं जी कि हमारे इतने वोट हैं, लाख वोट है, 2 लाख वोट है, 3 लाख वोट है, तो इसकी बुनियाद पर हमें जो है वो मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। 50 करोड़ व्यूज़, 24 करोड़ पाकिस्तानी है, उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसके अलावा इंटरनेशनल व्यूवर्स जो हैं वो मियाँ साहब को देख रहे हैं। 50 करोड़ व्यूज़ थोड़ा व्यूज़ नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि तर्जमानी सही मायनों में मियाँ अबूज़र शाद साहब भी कर रहे हैं। तो मियाँ साहब 50 करोड़ व्यूज़ पे तो वैसे आपको प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हो जानी चाहिए। क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। तो बहुत बहुत मुबारक हो सर इन व्यूज़ की। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई। जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने पर बात करते हैं, तो कोई ऐसी तारीखी चीज़, कोई तारीखी वाक़या जिसने इस कौम की किस्मत पलटी, वो सुनाए ज़रा। बहुत शुक्रिया नाजरीन। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को सलूट पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला ना झंडे की ख्वाहिश है, ना कुर्सी की ख्वाहिश है, ना पैसे की लालच है, ना तमन्ना है। मैं अब्दुस्तार ऐदी साहब की 4 तारीख को उनकी सालगिरह थी, उनके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल, उनकी वफ़ात हुई। बहरहाल बहुत नेक आदमी एक हमारी दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला मुझे इस्तकाम दे और मुझे अब्दुस्तार ऐदी बना के दिखाई इस मुल्क का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर होगी। मुझे अल्लाह पाक क़ायद आज़म जैसा काम मेरे से ले ले, ये मेरी बड़ी खुश नसीबी होगी। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे मेरा मुल्क चाहिए, मुझे मेरे मुल्क की गुर्बत ख़त्म करने का प्रोग्राम चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मैं किस तरह अपने मुल्क को किस तरह खड़ा कर सकूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। हर बंदा आसमान को थूक रहा है। इस तरह दुनिया में तरक्की नहीं होती। वो शायर कहता है, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा,
اتنا مت چاہو کہ وہ خدا ہو جائے گا. ہم نے خدا کی حیثیت دے دی ہے انسان کو. جب آپ اتنا چاہتے ہیں کسی چیز کو وہ خدا بن جاتا ہے. جب وہ خدا کے روپ میں آتا ہے تو فرعونیت آ جاتی ہے. جب اس میں فرعونیت آ جاتی ہے تو پھر اس کے انجام بڑے غلط ہوتے ہیں. میں آج 5 جولائی 1977 سے شروع ہوں گا. آپ کو یاد ہے کہ 5 جولائی 1977 کو اگر ماشاء اللہ نہ لگتا, آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس دن دنیا کا نظام ہی چینج ہو گیا تھا. 5 جولائی 1977 سے 1987 تک کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے کل سود 10 سال میں کتنا دیا. آپ بالکل عجیب و غریب داستان ہے یہ. ہمارے پاس دستیاب رقم کتنی تھی اس وقت, سورسز کتنے تھے, ہم نے زیادہ رقم کہاں خرچ کی, دفاع پہ کتنا استعمال کیا. ہمیں افسوس ہوتا ہے 88-89 میں 1988 اور 89 میں 2.2% تھا, اور 1979 میں اور 80 میں آپ کا جی ڈی پی سود کا تقریباً 4.9% تک چلا گیا. یعنی مارشل لا کے بعد قرضے کا سود کا بوجھ کم نہیں ہوا, مگر ورڈ بڑھتا گیا, بینک کے چیف بدلتے گئے, بڑے بڑے اکانومسٹ آئے, بڑے بڑے اپنا نام معاشیات دان آئے. اس میں حسن صاحب کا ذکر بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2026 تک پاکستان کا تقریباً پبلک ڈیپ 83,285 ارب تک پہنچ چکا ہے, جس میں سے 57,566 ارب روپیہ ایکسٹرنل ڈیبٹ ہے, یعنی 25,720 ارب روپیہ آپ کا ڈومیسٹک ہے. اور آپ نے اس پہ جو سود دینا ہے وہ 8,054 ارب روپیہ بنتا ہے. اب آپ اتنا بڑا مارک اپ لے کے بیٹھے ہیں, اتنے بڑا سود دیں گے, جبکہ کل وفاقی ایکسپینڈیچر اخراجات وہ 18,771 ارب روپے, 18,771 روپے. اور 2026-25 میں فنانس میں اوسطن ڈویژن وائز تقریباً 7% انفلیشن بتائی جاتی ہے, اور 2026-27 میں 25.3% یہ پاورٹی ریٹ ہو جائے گا. 2023-24 کے مطابق اور 2026-27 کے مطابق فنانس بجٹ میں ڈویژن میں ورلڈ بینک نے FPCCI کی انفلیشن ٹارگٹ 8.2% رکھا ہے. اب جس کو پتا ہے کہ 100 کا نوٹ 1 سال کے بعد اس کی قیمت 8.2% کم ہو جانی ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہ 100 روپیہ کیسے انویسٹ ہوگا. چارٹر آف اکانومی نہیں, چارٹر آف پاکستان چاہیے. 5 جولائی 1977 سے آج تک کا سبق ناظرین آپ کے سامنے ہے. ہم نے کوئی سیاسی سبق حاصل نہیں کیا. آج تاریخ پاکستان کی معاشیت, پاکستان کے آئین, پاکستان کے قرضوں, پاکستان کا سود, پاکستان کی غربت, پاکستان کی صنعت, پاکستان کا مستقبل کے بارے میں بات کر رہی ہے. میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ایک بار پھر چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں. بظاہر یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. کون نہیں چاہتا کہ معاشیت بہتر ہو, کون نہیں چاہتا کہ ڈالر قابو میں آئے, کون نہیں چاہتا کہ مہنگائی کم ہو, کون نہیں چاہتا کہ صنعت چلے, کون نہیں چاہتا کہ نوجوان بے روزگار رہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ پاکستان کے قرضوں سے کون نکالے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف چارٹر آف اکانومی سے ملک بن سکتا ہے, یہ ناممکن ہے. کیا ایسی عمارت پر نیا رنگ کیا جا سکتا ہے جس کی بنیادیں کمزور ہو؟ کیا قیدی نمبر 804 کو اندر رکھ کے آپ کے معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ ناممکن باتیں ہیں. جہاں آئین کی بالادستی کی بار ہے, بار بار نشان بن جاتا ہے. ناظرین, کہاں وہ سرمایہ کار آئے گا جہاں اسے یہ نہ پتا ہو کہ حکومت عوام کے ووٹ سے چلتی ہے یا طاقت سے, مرکز کی مرضی سے؟ کیا عوام وہاں عوام ٹیکس دیں گے جہاں عوام کو اپنے ووٹ, اپنے مینڈیٹ, اپنے حقوق اور اپنے مستقبل پر اعتماد ہی نہ ہو؟ ناظرین, میری بات نوٹ کر لیں, کمزور آئین کے اوپر مضبوط معاشیت تعمیر نہیں ہو سکتی. چارٹر آف اکانومی کی عمارت چارٹر آف پاکستان کی بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. آج پاکستان کا بحران صرف معاشی نہیں ہے, پاکستان کا بحران آئینی بھی ہے, سیاسی بھی ہے, ادارہ جاتی بھی ہے, اخلاقی بھی ہے اور معاشی بھی ہے. ہمیں بتایا جائے کہ معاشیت خراب ہے, بالکل خراب ہے, لیکن معاشیت خراب کیوں ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ قرضہ کس نے لیا, اتنا زیادہ قرضے کا بوجھ کیوں آیا, لیکن قرضہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سود کس نے دیا, سود کا پہاڑ کس نے کھڑا کیا. ہمیں بتایا جائے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے کیا, لیکن عوام یہ پوچھتے ہیں ان کے ووٹ, ان کے حقوق, ان کے کاروبار, ان کے بچوں کا بل کس کے نظام کے حوالے سے ہے.
नाजरीन, मुआशियत का तल्लक सिर्फ रुपया, डॉलर, कर्जा और बजट से नहीं होता। मुआशियत का तल्लक इत्तेमाद से होता है। सरमाया इत्तेमाद पर आता है, सनतें इत्तेमाद पे चलती हैं, टैक्स इत्तेमाद पर दिया जाता है और कौम इत्तेमाद पर कुर्बानी देती है। जिस मुल्क में अवाम का निज़ाम पर इत्तेमाद ना हो, वहाँ माशी चार्टर भी एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है। आज हम ये बात करते हैं कि 5 जुलाई 1977 से हमने क्या सबक हासिल किया। जुलाई 1977 को 1977 को जब जनरल ज़िया-उल हक साहब ने मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया और मार्शल लॉ लगाया और आइन मुअत्तल किया, असम्बलियाँ तहलील हुई, सियासत का रास्ता रोका गया, क्या उससे हमने कुछ सबक हासिल किया है? अवामी मैंडेट को एक तरफ रखा गया। इस वक्त भी शायद यही कहा गया है और यही होता नजर आ रहा है, मुल्क बचाओ, शायद यही कहा गया है, हालात खराब है। क्या ये 5 जुलाई से ज्यादा खतरनाक हालात खराब है? शायद यही कहा गया होगा कि सिर्फ 90 दिन की बात है, लेकिन वो 90 दिन 11 साल बन गए। सवाल ये है, आइन मजबूत होता, क्या जमहूरियत मजबूत होती, क्या अदारे अपनी हदूद में काम कर रहे हैं, क्या मुआशरत मुस्तकिल तौर पर अपने पांव पे खड़ी है? नामुमकिन बात है। क्या कर्जा खत्म हुआ? नामुमकिन बात है। ये फिर हम एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जिसकी कीमत आज तक दे रहे हैं। मैं पाकिस्तान को 1977 का तकरीबन एक्सटर्नल डेबिट 6.78 अरब डॉलर बताया जाता है और आज 1987 तक तकरीबन एक्सटर्नल डेबिट 16.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। यानी जिस दौर को बाज लोग मुआशी निजाम और जब्त समझते थे कि इस दौर में बहुत कर्जे कम हुए, ये बात भी याद रखें कि ज़िया दौर में कुछ मुआशी इशारे बेहतर भी थे। आइन में रेमिटेंस, अफगान जंग की वजह से बिरूनी आमद और सनत को कॉन्फिडेंस मिला। लोगों ने जो भट्टू साहब की गलती थी उसको ज़िया-उल हक साहब ने ऑन किया और सनतकारों को बेखौफ कर्जे दिए और 2% पे लोगों को कर्जा मिला। सवाल ये है कि ये क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, डेमोक्रेसी थी, क्या उस रूल ऑफ लॉ था, एक्सपोर्ट बढ़ी के ना बनी? मकसद ये है प्रोडक्टिव और टैक्स पर खड़ी थी ये तरक्की, बैरूनी इमदाद, जंग, रेमिटेंस हालात पर खड़ी थी। टेम्परेरी सपोर्ट आई। यहाँ इंसाफ से बात करनी चाहिए। भट्टू साहब की नेशनलाइजेशन ने सनतकार तबके का इत्तेमाद खो दिया, नुकसान पहुंचाया। फैक्ट्रियां नेशनलाइज की जब कारोबार रियासत के कब्जे में किए गए, जब निजी शोबा सरमायाकार डर गया तो सनतकार ने पूछा, अगर आज मैं फैक्ट्री महफूज नहीं तो मैं कल नई फैक्ट्री क्यों लगाऊं? इस खौफ को खत्म करने के लिए ज़िया दौर में सनत को दिए गए इंसेंटिव, जी शोबे को दोबारा जगह दी गई, कम शरह सूद पर कर्जा दिया गया और फिनेंसिंग के लिए आप सोच नहीं सकते इंसेंटिव दिया गया। 2% पे आपने लोगों को एडजस्ट किया। ज़्यादा कारोबारी तबके को सिस्टम में दोबारा लाया गया। इस माहौल को बेहतर करने के लिए बेशुमार ग्रुप्स ने कब्जे लिए, फैक्ट्रियां लगाई, एक्सपेंशन की। आप हैरान होंगे कि शुगर मिलें, सीमेंट मिलें सेक्टर में बेशुमार, इंजीनियरिंग सेक्टर में ये काम हुआ। ज़िया-उल हक के दौर में सुजुकी गाड़ी बनी, ज़िया-उल हक के दौर में टोयोटा गाड़ी आई। अगर हदैबिया पेपर मिल्क को ज़िया-उल हक साहब ने IDBP से और मुख्तलिफ बैंकों से 2% पे लोन लेके दिया था, वो आज तक नहीं चली। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पे सवाल नहीं है कि आपने जो लोन लिया था हदैबिया पेपर का, वो कहाँ गया, उसका क्या बना? खूह से निकले, खाते में डाल दिया। मुल्क इस तरह नहीं चलते। शहबाज शरीफ साहब, आपकी हर इंडस्ट्री कामयाब है, हदैबिया पेपर क्यों नहीं कामयाब हुई? क्योंकि आपको उस पे क्वेश्चन है कि आपने उसके ऊपर क्यों नहीं काम किया, उसके रिजल्ट्स क्या है, कौम को बताए ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये चीजें जब लोग, यादाश्त बड़ी होती है और गरीब की यादाश्त बहुत गहरी होती है, और अनपढ़ औरत जो हमारी माएँ दादियां थी वो अनपढ़ थी, सिर्फ कुरान पाक पढ़ा हुआ था, मगर आप देखें उनकी सोच क्या थी कि रात को रोटी बच्चों को कैसे खिलानी है। और आप तो अरबों रुपए का लोन लेके उसके ऊपर खामोशी डाल के बैठे हैं। इस तरह बेशुमार इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने राइट ऑफ लोन कराए, जिन्होंने इस मुल्क का इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी, उसका क्या बनेगा? 5 जुलाई का सबक हमने आज तक नहीं उठाया। नाजरीन, सनत लगाना एक जुर्म बन गया। दुनिया की हर कामयाब मुआशियत ने सनत को सपोर्ट किया है। सनत को ईस्ट कोरिया देख लें, इतने वियतनाम देख लें, एशिया देख लें, वहां पे उन्होंने सहूलतें दी। चाइना देख लें, उन्होंने सब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की। मलेशिया देख लें, एक्सपोर्ट जोन बनाए, पॉलिसियां दी। मगर हम क्या, हम हर वक्त एक ही दायरे में जिंदगी घुमा रहे हैं और वही दायरा हमारी तबाही की निशानी बन गया है। बहुत शुक्रिया मियां साहब।